गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज आपकी साइंस विषय की क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 68 और डेट है 16 दिसंबर। आज की वर्कशीट हमारा चैप्टर चल रहा था जीव जनन कैसे करते हैं, उसमें चल रहा था। तो आज उसी में हमने जानना है मानव में लैंगिक जनन के बारे में। मानव में किशोर अवस्था के दौरान नर और मादा दोनों की आकृति और क्रिया संबंधी अनेक परिवर्तन होते हैं। आपने बेटा देखा होगा कि 10 से 12 साल की उम्र में लड़कियों और लड़कों में 11 से 13 साल की उम्र में शरीर में परिवर्तन होते हैं। ठीक है, और ये क्यों होते हैं? नर और मादा के शरीर में द्वितीय लैंगिक लक्षण अंतःस्नावी ग्रंथियों द्वारा उत्पन्न हार्मोन द्वारा होते हैं। हमारे शरीर में काफ़ी ग्रंथि होते हैं, इसके बारे में आपने पढ़ा है 8 में। जैसे कि कहा जाता है कि पिंपल निकल रहे हैं, ठीक है, तो वो क्यों है? हार्मोनल चेंज हो रहे हैं। हार्मोन, तो ये हार्मोन क्या है? कुछ रसायन होते हैं। इस पार्ट के बारे में ये पार्ट इस बार आपके सिलेबस में नहीं है, पर फिर भी जान लीजिए कि हमारे शरीर में अंतःस्नाविक ग्रंथियाँ होते हैं जिनसे कुछ रसायन निकलते हैं और वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं हमारे शारीरिक विकास के लिए। जैसे जैसे शरीर की सामान्य वृद्धि दर धीमी शुरू होनी होती है, जनक उत्तक परिपक्व होना प्रारंभ करते हैं। देखो, जनन उत्तक तो जैसे ही जन्म लिया है बच्चे ने उसमें होते हैं। हम लड़का लड़की अलग अलग क्यों हम उसमें विभेद कर पाते हैं? क्योंकि उनके लैंगिक जनन अंग के उपस्थिति के कारण। ठीक है, किशोर अवस्था की इस अवधि को यौवन आरंभ कहा जाता है। तो यौवन आरंभ क्या है? कि वह समय जब नर और मादा में जनक उत्तक परिपक्व होना आरंभ कर देते हैं, उसे यौवन आरंभ कहते हैं। जैसे मासिक धर्म की क्रिया है, वो बचपन में तो शुरू नहीं होती, बच्चा पैदा होता है, नहीं ना, बस एक उम्र के बाद 10 से 12 साल में वो शुरू होती है। क्यों होती है? क्योंकि उस समय ये अंतःस्नावी ग्रंथियों से हार्मोन निकलते हैं, जिनकी सूचना के कारण मासिक धर्म की प्रक्रिया शुरू होती है। कैसा वो क्या होता है वो आगे जानेंगे बच्चों। अब नर और मादा युग्मक जनन अंग, युग्मक वृषाणु और अंडाणु, युग्मक जनन अंग है बेटा। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे वृषण और अंडाशय आएगा। ठीक है, युग्मक जनन यानी युग्मक जो निकलते हैं। कौन से जनन अंग है? नर में होता है, नर में तो बेटा वृषण होता है, और नर में क्या है? वृषण, और मादा में होगा अंडाशय। अंडाणु तो युग्मक का नाम है, थोड़ा आप समझ होंगे, क्योंकि देखो वृषण और अंडाशय। ठीक है, वृषण से क्या निकलता है? युग्मक शुक्राणु, और अंडाशय क्या निकलता है? अंडकोशिका या अंडाणु। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया, तो यहाँ पे इसको ठीक कर लेना। नेक्स्ट, नर के जनन काल के दौरान जो जीवन भर रहता है, शुक्राणु या नर युग्मक उत्पन्न होते रहते हैं। यानी नर पूरे जीवन काल में उसमें शुक्राणु बनते हैं। मादा या लड़कियों में रजो दर्शन से मादा युग्मक अंडाणु की उत्पत्ति का संकेत मिलता है। रजो दर्शन होता है बेटा आपका मासिक धर्म, तो ये तब अंडाणु होते हैं अंडाशय में, लेकिन वो परिपक्व कब होते हैं? वो होते हैं जब 10 से 12 साल की उम्र में। और जब मासिक धर्म की प्रक्रिया खत्म हो जाती है स्त्रियों में, तो उसको कहा जाता है, वो कब होता है? 45 से 50 की आयु में अंडाणु की उत्पत्ति रुक जाती है। इस अवस्था में रजोधर्म यानी मासिक धर्म रुक जाता है। इस स्थिति को हम कहते हैं रजोनिवृत्ति कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं मेनोपॉज। और मासिक धर्म कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब वो साइकिल रुक जाती है तो उसे कहा जाता है मेनोपॉज। अब एक करके हमें नर जनन अंग और मादा जनन अंग के बारे में पढ़ना है। ये डायग्राम बेटा आपको दोनों ही प्रैक्टिस करनी है। ये डायग्राम आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो नर जनन कोशिका उत्पादित करने वाले अंग एवं जनन कोशिकाओं को निषेचन के स्थान तक पहुंचाने वाले अंग संयुक्त रूप से नर जनन तंत्र बनाते हैं। यानी नर जनन कोशिका में जो कोशिका बनेगी और बाकी कोशिकाएं जो इस प्रक्रिया में मदद करते हैं उसको हम कहते हैं नर जनन तंत्र। इसमें कौन कौन सी हैं?
आपके बेटा बुक में डायग्राम अच्छे से दिया होगा और ये आपने 8th में भी पढ़ा है। शुक्राशय, मूत्र नलिका यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। शुक्राशय आएगा, शीशन आएगा, प्रोस्टेट ग्रंथि है, शुक्रवाहिनी है, वृषण, ठीक है। और ये सारी चीज़ें देखो, डॉक्टर भी हैं, डॉक्टर भी अगर मानो अगर जीवो काट के नहीं इन चीज़ों के बारे में पढ़ाई क्या वो इलाज करे, तो ये साइंस में पढ़ने वाली चीज़ बेटा आपको जानकारी के लिए है, ताकि आप किसी भी अंधविश्वास में ना रहें। तो इसको एक जानकारी के तौर पर देखें, विज्ञान की भाषा में समझें, इसको अन्यथा ना लें। नेक्स्ट है नर जनन कोशिका अथवा शुक्राणु का निर्माण वृषण में। तो क्वेश्चन आता है कि वृषण का क्या कार्य है या शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, ये आपके वर्कशीट में भी है। तो नर जनन कोशिका अथवा शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। यह उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं। वृषण का होता है उदर गुहा, यानी पेट से बाहर वृषण कोश में होता है। इसका कारण क्या है, शुक्राणु के उत्पादन के लिए आवश्यक ताप शरीर के ताप से कम होता है, क्योंकि वो जब बाहर है तो वहाँ 2 डिग्री तापमान कम होता है और वो शुक्राणु के उत्पादन के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट, शुक्राणु उत्पादन के नियंत्रण के अतिरिक्त वृषण से क्या निकलता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है बेटा। ये भी अच्छे से कि टेस्टोस्टेरोन का काम क्या होता है, वृषण से शुक्राणु के अलावा किस चीज़ का स्राव होता है, तो वो आएगा टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन लड़कों में यौवन अवस्था के लक्षणों को भी नियंत्रित करता है। उत्पादित शुक्राणुओं का मोचन कहाँ, यानी ये जो शुक्राणु निकलेंगे वो कहाँ से निकले, शुक्रवाहिका द्वारा होता है। ये शुक्रवाहिका मूत्राशय से आने वाली नली से जुड़कर संयुक्त नली बनाती है, यानी नर में मूत्र नली और शुक्राणु एक ही मार्ग से बाहर आते हैं। नेक्स्ट है, अतः मूत्र मार्ग शुक्राणु एवं मूत्र दोनों के प्रवाह के लिए उभय मार्ग यानी एक ही मार्ग है। प्रोस्टेट तथा शुक्राशय अपने स्राव शुक्रवाहिका में डालते हैं, जिससे शुक्राणु आएगा बच्चों एक तरल पदार्थ में आ जाता है। यानी प्रोस्टेट और शुक्राशय से क्या निकलता है, ये भी आपसे पूछा जाता है कि प्रोस्टेट और शुक्राशय, तो वहाँ से क्या निकलता है, तरल माध्यम, ठीक है, तरल पदार्थ होता है। क्या कार्य करता है इनका स्थानांतरण सरलता से होता है, साथ ही यह स्राव उन्हें पोषण भी प्रदान करता है। यानी प्रोस्टेट और शुक्राशय से जो स्राव निकलता है वो शुक्राणु को एक तरल माध्यम देता है, लिक्विड, जिससे कि वो शरीर एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाएँ, और ये उन्हें पोषण भी देता है। शुक्राणु क्या है, शुक्राणु सूक्ष्म संरचनाएं हैं जिसमें मुख्यतः आनुवांशिक पदार्थ होता है। तो एक लंबी पूंछ होती है जो उन्हें मादा जनन कोशिका की ओर तैरने में सहायता करती है, ठीक है। कैसा दिखाई देता है और कार्य क्या है, इस तरीके से होता है, ठीक है। यहाँ पे डीएनए होता है, ये पूंछ होती है। अब आते हैं मादा जनन तंत्र पे। मादा जनन अंग, मादा जनन अंग में अंडवाहिका जिसको फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है, फिर ये अंडाशय है, गर्भाशय है, ग्रीवा है, योनि, ठीक है। अंडाशय में अंडकोशिका बनती है, वो फिर अंडवाहिका में जाती है, वहाँ निषेचन होता है, और निषेचन के बाद जो भ्रूण बेटा कहाँ स्थापित होता है, गर्भाशय में। गर्भाशय में शिशु का विकास होता है, और फिर जब 9 महीने तक शिशु का विकास पूरा हो जाता है, वो ग्रीवा से होता हुआ योनि मार्ग से बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे एक एक आपको अंग के कार्य पता होनी चाहिए, और अच्छे से बनाएं बेटा, ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में आते हैं। देख लेते हैं, मादा जनन कोशिका, मादा जनन कोशिका अथवा अंड कोशिका का निर्माण कहाँ होता है, अंडाशय में होता है, ठीक है। ये और यहाँ पे हार्मोन कौन सा है, यहाँ पे हार्मोन निकलता है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। मादा में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, और नर में टेस्टोस्टेरोन। लड़की के जन्म के समय ही अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंड होते हैं। मैंने कहा ना कि जैसे जन्म होते हैं अंडाशय में अंड होते हैं, लेकिन वो परिपक्व नहीं होते। यौवन आरंभ में क्या होगा, जैसे ही हार्मोन स्रावित होने लगते हैं तो हर महीने एक अंड परिपक्व यानी परिपक्व हो जाता है।
अंडवाहिका अथवा फेलोपियन ट्यूब द्वारा यह अंडकोशिका तक ले जाते हैं। अब आई बात कि अंडवाहिका का क्या कार्य है। अंडवाहिका अथवा फेलोपियन ट्यूब द्वारा यह अंडकोशिका तक ले जाते हैं, ठीक है, गर्भाशय तक ले जाते हैं। दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली थैलेनुमा संरचना का निर्माण करते हैं जिसे गर्भाशय कहते हैं। तो गर्भाशय कैसा दिखता है, थैलीनुमा संरचना होता है, ठीक है। अब गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। शुक्राणु योनि मार्ग में स्थापित होता है जहाँ से ऊपर की ओर यात्रा करके अंडवाहिका तक, शुक्राणु कहाँ से जाएगा, योनि मार्ग से होता हुआ अंडवाहिका तक जाता है। और अंडवाहिका में क्या मिलेगा, उसको अंडकोशिका, और वहाँ जाके निषेचन की प्रक्रिया होती है। अब निषेचित अंडा विभाजित होकर भ्रूण बनाता है। भ्रूण गर्भाशय में स्थापित होता है। निषेचित अंडा क्या बनेगा, भ्रूण, और भ्रूण कहाँ जाएगा, गर्भाशय में, जहाँ पे उसका विभाजन होगा, वृद्धि होगा और सारे अंग का विकास होता है। इस तरीके से 9 महीने तक, 3 महीने में ही भ्रूण के सारे अंग बन जाते हैं बच्चों, और धीरे धीरे 9 महीने तक वो माँ के गर्भ में, गर्भ क्या कहते हैं, गर्भाशय में विकास होता है। माँ का शरीर गर्भधारण एवं उसके विकास के लिए विशेष रूप से अनुकूलित होता है। अतः गर्भाशय प्रत्येक माँ भ्रूण को ग्रहण करने के लिए क्या करेगा, उसमें पोषण हेतु तैयारी करता है। यानी गर्भाशय हर महीने तैयारी करता है। अगर निषेचन हो गया तो भ्रूण गर्भाशय में स्थापित हो जाता है। तो इसके लिए उसकी आंतरिक परत मोटी होती है। भ्रूण के पोषण हेतु रुधिर प्रवाह भी बढ़ जाता है। रुधिर प्रवाह का मतलब होता है रक्त का प्रवाह। भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है। और भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलेगा, माँ के ही शरीर से मिलता है, यानी माँ के रुधिर से। और वो मिलता है किसके द्वारा, एक थैली रूपी संरचना होता है जिसे हम कहते हैं प्लेसेंटा। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है कि भ्रूण को या प्लेसेंटा का कार्य क्या है, प्लेसेंट और भ्रूण को पोषण कैसे मिलता है। तो ये मिलता है प्लेसेंटा के द्वारा। प्लेसेंटा क्या है, यह एक तस्तरी नुमा संरचना है जो गर्भाशय की भित्ति में धसी होती है। भित्ति यानी वॉल। इसमें भ्रूण की ओर के ऊतक में प्रवर्ध होते हैं। इसमें क्या होगा, ऊतक में प्रवर्ध होते हैं, यानी इसमें ऐसे फिंगर लाइक संरचना होती है किसमें, प्लेसेंटा में। और क्या करेगा, जो प्रवर्ध माँ के ऊतक में रिक्त स्थान होते हैं जो प्रवर्ध को ढक लेते हैं, आच्छादित यानी ढकना। यह माँ से भ्रूण को, अब आ गया प्लेसेंटा का कार्य, यह माँ से भ्रूण को ग्लूकोज, ऑक्सीजन एवं अन्य पदार्थों के स्थानांतरण हेतु एक वृहद क्षेत्र, वृहद का मतलब सरफेस एरिया, एक क्षेत्र प्रदान करता है, जिसके कारण विकासशील भ्रूण द्वारा अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं जिनका निपटान उन्हें प्लेसेंटा के माध्यम से माँ के रुधिर में स्थानांतरण द्वारा होता है। अब इसको सरल भाषा में समझ लेते हैं। देखो, अंडकोशिका अंडाशय में बनती है, ठीक है। वृषण से निकलने वाले शुक्राणु से निषेचन होगा। भ्रूण की स्थापना कहाँ होगी, गर्भाशय में होगी, उसमें विकास होगा। और भ्रूण के विकास में कौन मदद करता है, प्लेसेंटा, ठीक है। प्लेसेंटा क्या है, प्लेसेंटा एक तस्तरी नुमा संरचना है जिस पे रुधिर वाहिकाएं होती हैं और वो माँ के गर्भाशय में धसी होती हैं। ये एक कनेक्शन है बच्चे का माँ से। अब बच्चे को पोषण कैसे मिलेगा, वो भी प्लेसेंटा द्वारा, माँ के रुधिर यानी रक्त से। अब बच्चा अपशिष्ट पदार्थ भी निकलेगा, जैसे आप फ्रेश होते तो बच्चे का भी निकलता है जब वो 9 महीने माँ के गर्भ में रहता है। वो भी किसके द्वारा होगा बेटा, वो भी प्लेसेंटा द्वारा माँ के रुधिर से होता है, ठीक है। तो ये प्लेसेंटा क्या होता है, क्या कार्य है, बहुत अच्छे से आपको करना है। अब बढ़ते हैं आज की वर्कशीट के क्वेश्चंस के ऊपर। इनके द्वारा किए जाने वाले कार्य लिखिए। वृषण का कार्य क्या है, नर जनन कोशिका यानी शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, वृषण में होता है, ठीक है। दूसरा, शुक्रवाहिकाएं उत्पादित शुक्राणु का मोचन शुक्रवाहिकाएं द्वारा होता है, ये बी का उत्तर हो गया। सी, अंडाशय, तो अंडाशय का क्या कार्य है, मादा जनन कोशिका का निर्माण अंडाशय में होता है, सी पार्ट। नेक्स्ट है अंडवाहिका। अंडवाहिका का क्या कार्य है, ये यहाँ से देखिए, अंडवाहिका
अंडवाहिका, यहाँ पे आएगा आपका ये अंडवाहिका अथवा फैलोपियन ट्यूब द्वारा अंडकोश का गर्भाशय तक जाती है। ठीक है, नेक्स्ट जैसे जैसा पढ़ेंगे आपको सब क्लियर हो जाए। गर्भाशय, आपको गर्भाशय भ्रूण गर्भाशय में स्थापित हो जाता है और वहाँ क्या क्या होता है, विकास होता है। ये हो गया ई। और लास्ट क्या है आपका, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा, प्लेसेंटा क्या है, यह माँ से भ्रूण को ग्लूकोज ऑक्सीजन पदार्थ का स्थानांतरण के लिए क्षेत्र प्रदान करता है। ये यहाँ पूरा लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृषण उदर गुहा के बाहर क्यों स्थित होता है। ये भी हमने पढ़ा था, ये आपका आंसर है। यह उदर गुहा के बाहर क्यों स्थित होता है, इसका कारण क्या है, यहाँ से कारण क्या है, शुक्राणु के उत्पादन के लिए आवश्यक ताप शरीर के ताप से कम होता है वहाँ पर। भ्रूण के रोपण के बाद गर्भाशय में क्या परिवर्तन होते हैं। भ्रूण का जब रोपण हो जाएगा तो क्या होगा वहाँ पे, ये आएगा यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3। आंतरिक परत मोटी हो जाएगी और भ्रूण के पोषण और रुधिर प्रवाह भी बढ़ जाता है। भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है, इतना कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, मादा जनन तंत्र के उस अंग का नाम लिखिए जहाँ निषेचन होता है। कहाँ होता है निषेचन, निषेचन होता है अंडवाहिका में। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो आपको ये सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी। ठीक है।